एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के टॉपिक वाक्य के बारे में, जिसे सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इससे पहले हम शब्द विचार का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको लगभग 500 शब्द दिए हैं जो कि तत्सम और तद्भव रूप के हैं और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। इस टॉपिक की भी आपको 4 से 5 वीडियो मिलेगी क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है और हर एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखेंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उनके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जितने उदाहरण होते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का कि सबसे पहले जो हम टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो टॉपिक के शुरुआत में होता क्या है। देखिए, वाक्य लिखा है जिसे कि इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है। आप सबको पता होगा एक सेंटेंस की वैल्यू क्या होती है। वाक्य किसे कहते हैं? तो सार्थक और व्यवस्थित मेल के शब्द जितने भी होते हैं, मतलब शब्द व्यवस्थित होने चाहिए, शब्द सार्थक होना चाहिए। वाक्य उस श्रेणी में रखा जाता है जिसमें जो शब्द होते हैं आपके वो सार्थक हो। सार्थक का मीनिंग ये होता है कि उस शब्द का कुछ अर्थ निकले। ऐसे कुछ भी उठा के बोल देना ये वाक्य की संरचना नहीं होती है, ठीक है। सार्थक और व्यवस्थित शब्दों के मेल से बने हुए रूप को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने आदान प्रदान के लिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा का रूप इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी भाषा हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा हो, उसका जब हम व्यवस्थित रूप अगर यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए, तो वो वाक्य की संरचना में रखा जाता है। वाक्य जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बात करते हैं वाक्य के गुणों की। वाक्य के गुण होते हैं, अंग होते हैं और इसके भेद होते हैं। वाक्य के गुण क्या होते हैं? किसी भी वाक्य का सार्थक होना बहुत जरूरी है, मतलब जो आपने वाक्य बोला है उसके अर्थों में एक सार्थकता होनी चाहिए, उस शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए और वाक्य जो है सार्थक होना चाहिए। योग्यता मतलब कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, वो अपने आप में एबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, मतलब उस वाक्य की जो आपने बोला है उसकी एक योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा होती है इच्छा। आकांक्षा होती है इच्छा, मतलब आपने जिस आकांक्षा से, जिस मतलब रूप से वो वाक्य जो दूसरे व्यक्ति को बोला है, जो सेंटेंस का रूप किया है, उसकी एक इच्छा होनी चाहिए। आपको बोलने की क्या इच्छा है उस सेंटेंस के। जैसे मैंने बोला कि मैं भी खाना खाऊंगी या मैं भी खाना खाऊंगा, तो मतलब मेरा खाना खाने की आकांक्षा है। फिर आता है पदक्रम। पदक्रम का मीनिंग है वाक्य एक पद में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल देती हूँ खाना खाऊंगी मैं भी खाना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वाक्य का एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए। और फिर बात आती है अन्वय की। अन्वय मतलब मेल होता है। जैसे आपको इधर उधर करके शब्दों को एक वाक्य दिया जाता है और वो कहते हैं कि इस वाक्य का एक पदक्रम करिए या इसको एक अन्वय में लगाइए। अन्वय का मीनिंग होता है मेल होना चाहिए उस वाक्य का, जो वाक्य आपने लिखा है या जो सेंटेंस आपने बोला है। मैंने बोला बहती हैं नदियां भारत में, तो मतलब क्या, इस वाक्य को अगर हम अन्वय के ऑर्डर में लगाएंगे तो भारत में नदियां बहती हैं, ऐसा कुछ होता है इसके गुणों के ऊपर। अंग की बात करें तो संरचना के आधार पर वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। जैसा आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य का मीनिंग क्या हो, उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, ये इंग्लिश में भी एज इट इज आता है सेंटेंस के ऊपर। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य क्या है, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल सीधा सा है कि राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है, तो मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको अंडरलाइन या अंडरलाइन ना दे, वो आपको एक सेंटेंस दे और उसमें से बोले कि यहाँ से उद्देश्य निकालिए या उद्देश्य को अंडरलाइन कीजिए, या आप नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है, एक उद्देश्य है, उसको लेकर उसके कॉन्सेप्ट में बात की जा रही है। चित्रा गीत गा रही है, ये मैंने विधेय में रखा। अगर चित्रा को मैं यहाँ पे रखती, तो अगर चित्रा के नीचे मैं अंडरलाइन करती तो ये उद्देश्य में जाता, लेकिन बात मैंने यहाँ पे की है एक मतलब सब्जेक्टिव, एक प्रेडिकेट, ऐसा कुछ होता है उद्देश्य और विधेय, ये इंग्लिश में जो बोला जाता है। चित्रा एक सब्जेक्टिव है, एक मतलब ये उद्देश्य है, और गीत गा रही है, चित्रा के बारे में बात की जा रही है कि वो गीत गा रही है, तो ये विधेय है, ठीक है। रचना के आधार पर बेसिकली 3 भेद होते हैं वाक्य के। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। वाक्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है रचना के आधार पर, एक बांटा गया है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम 3 भेद पढ़ेंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र।
मिश्रित जो वाक्य होता है इसको जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। मिश्रित वाक्य के कुछ उपवाक्य होते हैं संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये इंग्लिश में भी एज इट इज यूज होते हैं। अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले विधानवाचक, विधानवाचक जो वाक्य होता है, फिर होता है निषेधवाचक, फिर होता है प्रश्नवाचक, फिर होता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिवाचक, या फिर होता है आज्ञावाचक, फिर इच्छावाचक, फिर संकेतवाचक और फिर संदेहवाचक। जैसा कि इनके नाम से आपको आइडिया लग गया होगा, ये बिल्कुल इजी होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ से। सो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है हमने बस टॉपिक का। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।